विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूँगा प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे राजवंश के बारे में जिसे भारतीय इतिहास का पहला ब्राह्मण राजवंश कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैंने आपसे पहले इस राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक पुष्यमित्र शुंग के जीवन के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं के बारे में बात की थी। विद्यार्थियों, अध्ययन के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा पुष्यमित्र शुंग की अन्य उपलब्धियों के बारे में। विद्यार्थियों, आइए अब हम सबसे पहले यह देखते हैं कि यवन हमलों का मुकाबला करना, एक नहीं बल्कि दो यवन हमलों का मुकाबला करना और यवनों को पाटलिपुत्र से पीछे धकेलना और साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग के पोते वसुमित्र के द्वारा यवनों को सिंधु नदी के किनारे हराया जाना, ये दो सफल महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जिसके द्वारा शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने उन यवन हमलों को बखूबी पीछे धकेल दिया जिसका नेतृत्व, जिसकी कमान क्रमशः डेमेट्रियस और मिलिंद के पास थी। और ये उपलब्धियां इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को परास्त करने के बाद, यवनों के ऊपर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के बाद एक नहीं बल्कि दो अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में अध्ययन के इस पहलू के अंतर्गत आइए अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के विदर्भ के साथ संबंधों के बारे में। विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रकार से विदर्भ के ऊपर अपना राजनीतिक प्रभाव कायम किया, इस बात की जानकारी हमें पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र द्वारा किए गए अभियान के द्वारा मिलती है। विद्यार्थियों, इस अभियान की जानकारी हमें कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। जहाँ तक विदर्भ की बात करते हैं तो विदर्भ में उस दौर में जब पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रत की हत्या की थी और मगध के ऊपर अपना नियंत्रण कायम किया था, उस दौर में विदर्भ पर यज्ञसेन का शासन था। विद्यार्थियों, ये यज्ञसेन वृत्रत का संबंधी था और मौर्य सम्राट वृत्रत ने इसे विदर्भ का राज्य एक सामंत के तौर पर दे रखा। वृत्रत की मृत्यु के बाद यज्ञसेन ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और पूरी तरीके से मगध से स्वतंत्र हो गया। यज्ञसेन का एक चचेरा भाई था माधवसेन। जब माधवसेन गुप्त रूप से अग्निमित्र से मिलने जा रहा था, अग्निमित्र जो उस समय जो विदिशा का गवर्नर था और पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, तो अपने गुप्तचरों के माध्यम से यज्ञसेन को इस बात की भनक लग गई और उसने माधवसेन को बंदी बना लिया। तो जब इस बात की सूचना अग्निमित्र तक पहुंची तो उसने यज्ञसेन से मांग की कि माधवसेन को रिहा कर दिया जाए। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में तनाव पैदा हो गया। इसके अलावा एक दो कारण ऐसे भी रहे जिसने इस तनाव को बढ़ा दिया और परिणाम ये हुआ कि मगध, पाटलिपुत्र और विदर्भ के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि पाटलिपुत्र ने मगध के ऊपर, अपने विदर्भ के ऊपर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण कायम कर लिया और बाद में विदर्भ राज्य का बंटवारा कर दिया गया और आधा विदर्भ पाटलिपुत्र के कंट्रोल में आ गया और आधा विदर्भ माधवसेन को दे दिया गया। विद्यार्थियों, कुछ इतिहासकारों के विवरण से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि कलिंगराज खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आक्रमण किए और यह आक्रमण हमें दो बार देखने को मिलते हैं। पहला आक्रमण 165 ईसा पूर्व में
और दूसरा आक्रमण 161 ईसा पूर्व में होने का उल्लेख है। और ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग इन हमलों में परास्त हुआ। लेकिन काफ़ी इतिहासकार इस बात को ये मानते हैं कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार का संघर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है। और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल द्वारा जिस राजा को हराए जाने का उल्लेख है उसका नाम बृहस्पति मित्र मिलता है, न कि पुष्यमित्र। इसलिए इस अभियान की ऐतिहासिकता के ऊपर संदेह प्रकट किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस प्रकार का अभियान हुआ भी या नहीं हुआ। जो भी हो, पुष्यमित्र शुंग के बारे में विद्यार्थियों हमें जो भी तथ्य मिल रहे हैं उसके पक्ष विपक्ष और अन्य कई पहलुओं को, जो कि इतिहासकार E.J. रेप्सन, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ और इतिहासकार एलन आदि विचारकों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए, उन विचारों के सार को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पुष्यमित्र शुंग के राजनीतिक अभियानों के बारे में। आइए अब मैं आपसे कुछ बात करता हूँ पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के बारे में और धार्मिक नीति के बारे में। इसके बाद हम इस अध्याय को विराम देंगे और आपके अध्ययन और अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के बारे में आगे बात करेंगे, जिसका संबंध कणवों से है, शकों से है और सातवाहनों से है। इवन जहाँ तक सातवाहनों की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि सातकर्णी प्रथम का भी पुष्यमित्र के साथ संघर्ष हुआ, लेकिन इसकी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है और एक नहीं बल्कि 2 अश्वमेध यज्ञों की हमें जानकारी मिल रही है। और ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने एक नहीं बल्कि 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। प्रथम अश्वमेध यज्ञ जो उसने किया वो ऐसा कहा जाता है कि उसने सम्राट बनने के तुरंत बाद किया, और ऐसा उसने अपने निकटतम ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए किया, जो उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को देखना होना स्वाभाविक है। दूसरा अश्वमेध यज्ञ, उसमें के बारे में जानकारी मिलती कि उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को लिखा कि मैंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है और उसके बाद मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्वों को 100 राजपुत्रों की निगरानी में राज्य में भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसे यवनों ने पकड़ लिया और वसुमित्र ने सफलतापूर्वक यवनों को परास्त कर दिया और उसी प्रकार से वह अश्वमेध यज्ञ के अश्वों को ले आया जैसे कि अंशुमान लेकर आया था। विद्यार्थियों, अश्वमेध यज्ञ उस दौर में प्रतिष्ठा और सम्मान की बात होती थी और ऐसा कहा जाता था कि जो राजा चक्रवर्ती होने की इच्छा रखता था या एक बहुत बड़े विजय अभियान को संपादित करना चाहता था, अपना राजनीतिक प्रभाव कायम करना चाहता था, तो वो अपने अश्वों को एक यज्ञ के प्रांत विचरण के लिए छोड़ देता था। जिस जिस क्षेत्र में वो घूमता उस क्षेत्र में यदि उस अश्व के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई थी या अश्व का सम्मान होता था तो ऐसा माना जाता था कि वो इलाका अश्वमेध यज्ञकर्ता के प्रभाव में, और जहाँ उसको रोक लिया जाता था और उसके बाद अश्वों को नहीं छुड़ाया जाता था, यानी अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा अगर उससे हार जाता था तो वो राजा हंसी और उपहास का पात्र बनता था। लेकिन यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के विवरण से ज्ञात होता है कि जो कि उसने यज्ञ वेदिका से अग्निमित्र को लिखा था, उससे ज्ञात होता है कि वसुमित्र ने सफलतापूर्वक यवनों को धकेला और दूसरे अश्वमेध यज्ञ का भी संपादन बड़ी सफलतापूर्वक किया गया। तो विद्यार्थियों, 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा हमें पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति के विविध पहलुओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। यद्यपि हालांकि इससे पहले की कक्षा में मैं आपसे इस चीज़ को लेकर बात कर चुका था कि पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति के विविध पहलुओं के बारे में जो बात दिव्यावदान में कही गई है या जो बात लामा तारानाथ अपने ग्रंथ कंग्यूर संग्यूर में बात करता है, इनमें ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग के ऊपर ब्राह्मण धर्म का समर्थक और बौद्ध धर्म का शत्रु होने का आरोप लगाया गया। यद्यपि विद्यार्थियों, इसमें संदेह नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, लेकिन बौद्ध धर्म का शत्रु नहीं था। बौद्धों को अपनी विचार उपासना की स्वतंत्रता पूरी तरीके से मिलती रही और वो जारी रही। तो इस प्रकार की जो बात हमें मिल रही है,
दिव्यावधान का जो उल्लेख हमें कह रहा है, दिव्यावधान में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बुद्ध की शिक्षाओं को और बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, विहारों को। लेकिन जब वो पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम विहार के निकट गया तो उससे सिंह गर्जन की ध्वनि सुनाई दी और वो उसे नष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद वो घूमते घूमते शाकल सियालकोट पहुंचा, जहां उसने ये घोषणा की कि जो कोई भी उसे बौद्ध भिक्षु का सर काट कर ला कर देगा वह उसे 100 दिनार इनाम में देगा। लेकिन दिव्यावधान के इस विवरण को पूरी तरीके से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि काफ़ी विहार बड़ी तादाद में बाद में भी मौजूद रहे। और दूसरी बात यह कि उस दौर में शाकल सियालकोट इंडो बैक्ट्रियन ग्रीक्स, जो कि बौद्ध धर्म के समर्थक थे, बौद्ध थे, उनके क्षेत्र में था। तो वहाँ पर जाकर इस प्रकार की घोषणा करना काफ़ी हास्यास्पद कहा जा सकता है। और कुछ इतिहासकारों को तो ये कहना है कि दिनार नाम का सिक्का उस दौर में प्रचलित ही नहीं था। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के वंशजों द्वारा भरूच स्तूप से मिले गए अभिलेख भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता की नीति को नहीं अपनाई गई। तो विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति इतिहासकारों के बीच में शोध और अनुसंधान का विषय है। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा अग्निमित्र सत्तारूढ़ हुआ और अग्निमित्र के पश्चात शुंग राजवंश धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर होने लगा। और बाद में हम ये देखते हैं कि शुंगों के स्थान पर कण्व एक नई सत्ता के स्वरूप में उभरे। आगे के कक्षा में विद्यार्थियों हम इस बारे में कुछ और बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।